सामान से बाहर आ रहा है रूस का शेर। दुश्मनों की अब नहीं होगी खैर। क्रीमिया घुसपैठ पर नेटो को दो टूक। G7 ने कहा यूक्रेन पर कहीं नहीं हुई कोई चूक। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध की जलती ज्वाला शांत होने का नाम नहीं ले रही है। 3 महीने बाद भी युद्ध विराम के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बस दिख रही है तो बर्बादी की तस्वीर, जिसके और भयावह होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी बलवती होने लगी है। बर्बादी की ओर भयानक तस्वीर मन में कौंधने लगी है। यह सोचकर ही मन सिहर उठ रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा और भारत का इस पर स्टैंड क्या होगा। दरअसल क्रीमिया में नेटो की घुसपैठ को लेकर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली है, जिससे नाराज नेटो देशों ने भी 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। वहीं रूस के इस बयान से G7 देशों का पारा भी चढ़ गया है। उन्होंने पुतिन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। साथ ही यूक्रेन का हर कीमत पर साथ देने का संकल्प भी दोहराया है। पश्चिमी देशों के इसी फड़फड़ाते पर को कतरने के लिए राष्ट्रपति पुतिन मध्य एशियाई देशों का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पश्चिमी देशों के भौकाली बयान की हवा निकाली जाएगी। मतलब यह कि आने वाले दिनों में कुछ और भयानक होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं जो आपको दिखाऊंगा वो आपको हिलाकर रख देगा, आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। तो हो जाइए तैयार विनाश लीला की नई पटकथा देखने के लिए। यूक्रेन नहीं, अब नेटो से जंग की बारी है। रूस और नेटो ने कर ली पूरी तैयारी है। दोस्तों, यूक्रेन के बाद रूस ने नेटो से दो हाथ करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह कहना है रूसी राष्ट्रपति के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन जंग के बीच नेटो को बड़ी धमकी दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि अगर नेटो के किसी सदस्य देश ने क्रीमिया प्रायद्वीप में घुसपैठ की तो यह रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान होगा और इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। मेदवेदेव ने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में कहा, हमारे लिए क्रीमिया रूस का एक हिस्सा है और क्रीमिया में घुसपैठ के किसी भी कोशिश को हमारे देश के खिलाफ जंग के ऐलान के रूप में देखा जाएगा और इससे एक तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिससे पूरा विनाश होगा। दोस्तों, इसके साथ ही मेदवेदेव ने एक बार फिर फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी और अपनी सीमा को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करेंगे। इसके लिए फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास इस्कंदर हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया जाएगा, जिससे वक्त पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके और दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, रूस की इस धमकी के बाद नेटो देश भी अलर्ट हो गए हैं और अपने 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने का निर्देश दे दिया है, जिससे युद्ध की आशंका बलवती हो गई है। तीसरे विश्व युद्ध का मंडराया खतरा। नेटो ने 3 लाख सैनिकों को किया अलर्ट। दोस्तों, नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यह खुलासा किया है कि उस सैन्य गठबंधन के वर्तमान रेस्पॉन्स फोर्स को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा, हम नेटो के रेस्पॉन्स फोर्स में बदलाव करेंगे और 3 लाख सैनिकों की उच्चतम स्तर की तैयारी बढ़ाएंगे। नेटो ने यह सैन्य अलर्ट तब बढ़ाया है जब रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। दरअसल यूक्रेन में रूस के भीषण हमलों से नेटो देशों में भी पुतिन के आक्रमण का डर सता रहा है। यही वजह है कि नेटो अब रूस से सटे बाल्टिक देशों में अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने जा रहा है। नाटो ने ऐलान ऐसे समय पर किया है कि जब रूस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए संगठन की एक बेहद अहम बैठक स्पेन में होने जा रही है। महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ब्रुसेल्स में संगठन के मुख्यालय में शपथ ली कि नेटो के प्रतिरोध और रक्षा में मूलभूत बदलाव किया जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि रूस से निपटने के लिए अब फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। नेटो की स्पेन में होने जा रही बैठक में स्पेन और फिनलैंड पर चर्चा होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हिस्सा लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में नाटो देशों के नेता सैन्य संकट में रूस के खिलाफ रवैये में पूरी तरह से बदलाव करने जा रहे हैं। इससे पहले साल 2010 में नाटो ने अपनी अंतिम रणनीति बनाई थी और इसमें उसने रूस को रणनीतिक भागीदार बताया था। दोस्तों, रूस के दिग्गज नेता जहां एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और नेटो को आगाह कर रहे हैं, वहीं G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि रूस द्वारा उनके देश के खिलाफ जारी युद्ध सर्दियों से पहले समाप्त हो जाए। दरअसल ज़ेलेंस्की G7 नेताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।
उसी दौरान उन्होंने बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से पुनर्निर्माण सहायता विमान रोधी रक्षा प्रणाली, अनाज निर्यात में मदद और सुरक्षा गारंटी भी मांगी। दोस्तों, G7 देशों को संबोधित करने से पहले ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा था, यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी में देरी करना रूस को बार बार हमला करने का निमंत्रण देना है। साझेदार अगर वास्तव में भागीदार हैं, पर्यवेक्षक नहीं है, तो उन्हें तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन युद्ध G7 के एजेंडे में सबसे ऊपर था। इस बैठक में सदस्य देशों ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्त करने की बात भी कही है। G7 देशों ने की रूस की निंदा और प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। दोस्तों, जर्मनी में हुई G7 देशों की बैठक में दूसरे दिन यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा हुई। इस दौरान सम्मेलन में मौजूद सभी नेताओं ने कहा कि वो सब यूक्रेन के साथ हैं। इटली के प्रधानमंत्री मैरियो ड्रैगी ने कहा कि रूस के साथ युद्ध के मुद्दे पर हम यूक्रेन के साथ हैं। पीएम ड्रैगी ने कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध में हार सभी लोकतंत्रों की हार होगी। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, रूसी मिसाइल हमलों से पता चलता है कि यूक्रेन का समर्थन करना और एकजुट होना सही था। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन नाटो और G7 पर अलग होने के लिए भरोसा कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होगा। संयुक्त बयान में G7 नेताओं ने रूस के यूक्रेन पर हमले को अकारण और अनुचित बताते हुए उसकी निंदा की। उन्होंने यह भी कहा कि G7 नेताओं ने यूक्रेन को 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन का वादा किया है। G7 के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा, हम रूस और बेलारूस द्वारा सहायता प्राप्त यूक्रेन के खिलाफ क्रूर, अकारण, अन्यायपूर्ण और अवैध आक्रमण की निंदा करते हैं। हम इसे मान्यता नहीं देंगे। इस विनाशकारी युद्ध ने यूरोप में कहीं अधिक नाटकीय परिणाम उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, बैठक के बाद सभी देशों ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें नेताओं ने बताया कि बेलारूस को रूसी परमाणु मिसाइल ट्रांसफर करना गंभीर चिंता का विषय है और इसे लेकर वो रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को आगे भी जारी रखेंगे। दोस्तों, ऐसे हालात को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन मध्य एशिया के देशों का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन कर रहे हैं विदेशी दौरे की तैयारी। यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद पहली यात्रा। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हफ्ते मध्य एशिया के 2 पूर्व सोवियत देशों का दौरा करेंगे। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देने के बाद यह व्लादिमीर पुतिन की पहली विदेश यात्रा होगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा करेंगे। इसके बाद वो मॉस्को में बातचीत के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो से मिलेंगे। दुशांबे में पुतिन ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन से मिलेंगे। राखमोन को पुतिन का करीबी सहयोगी कहा जाता है। वो ताजिकिस्तान पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं। क्रीमिया ने बताया कि पुतिन अशगाबाद में अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं समेत कैस्पियन देशों के एक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। व्लादिमीर पुतिन का बेलारूस जाने की भी योजना है। वो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक फोरम में भाग लेने के लिए 30 जून और 1 जुलाई को बेलारूसी शहर ग्रोडनो का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसमें रूस और बेलारूस के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस दौरान पुतिन बेलारूस में मिसाइलों को तैनात करने की औपचारिक मंजूरी भी दे सकते हैं। दोस्तों, रूस के बाहर पुतिन की अंतिम ज्ञात यात्रा फरवरी में बीजिंग में हुई थी। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच तेल और गैस आयात को लेकर समझौता भी हुआ था, जिसके अंतर्गत चीन पहले की अपेक्षा रूस से ज्यादा मात्रा में ईंधन का आयात करेगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच पाइपलाइन बनाने पर भी सहमति बनी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पुतिन ने 24 फरवरी की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया था। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन के हजारों आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस बीच रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। रूसी सैनिकों ने लगातार कई सप्ताह की बमबारी के बाद लिसिचांस्क के पास एक और बड़े शहर सेवरोदोनेत्स्क को कब्जे में ले लिया है। बंदरगाह शहर मारियोपोल के बाद रूसी सैनिकों के कब्जे में जाने वाला सेवेरोदोनेत्स्क यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। यूक्रेनी सरकार ने इस शहर से अपनी फौजों को पूरी तरह से पीछे हटा लिया है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें, जिससे इस पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो जाए। और हां दोस्तों, इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।